नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं पवन एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने प्यारे से चैनल पीएस स्टडी हब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासेस शुरू हो चुकी है और इसमें हम पहले भी पीछे क्लासेस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्लासेस अच्छे तरीके से देख ली होगी। दोस्तों, अगर किसी दोस्त ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो भाई अपना पहले चैनल सब्सक्राइब करके और सारे के सारे दोस्त वो पीछे वाली क्लासेस देख लें, ताकि आप कंटिन्यू उस सीरीज में जुड़े रहें और उस चीजों की पूरी की पूरी समझ आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ बनी रहे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को दोस्तों को पता है कि कल हमने 1600 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में पढ़ा। और कल मैंने आपको क्या बताया था कि जहांगीर के दरबार में 1615 में एक और अंग्रेज आया था जिसका नाम आपने पता है कि मैं आपको पहले वाला एक रिवाइज करवा देता हूँ। सर टॉमस लो था, जिसका लेटर लेके आया था, जो किसका, जेम्स प्रथम का। ठीक है, वो 15 साल का जो एकाधिकार जिसने दिया था महारानी एलिजाबेथ ने, उसको आजीवन उसने करवा लिया। और हमारी जो 3 अंग्रेजों की जो प्रेसिडेंसी बनी, कौन कौन सी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इस पर उन्होंने क्या कर लिया था, वो उन पर इन 100 सालों में उन्होंने अधिकार कर लिया के हिसाब से। और इन तीनों प्रेसिडेंसी में ही अंग्रेजों ने गवर्नर और उनकी काउंसिल भी स्थापित कर दी थी। जिस प्रकार लंदन में, कहने का मतलब कि लंदन में गवर्नर और परिषद थी, ठीक उसी प्रकार अब कलकत्ता में भी गवर्नर और परिषद होगी, मद्रास में भी गवर्नर और उसकी परिषद होगी और बॉम्बे में भी उसकी गवर्नर और परिषद होगी। इसके बाद में जो अगला राजलेख आता था, अगला चार्टर आया था, वो 1726 में आया। दोस्त, तो आप हेडिंग डाल लीजिए सभी के सभी मित्र, बंधु सखा। आज हम आगे पढ़ने की कंटिन्यू कोशिश करते हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए भाई कौन सा। अगर साथ में नोट्स बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको नोट्स प्रोवाइड भी करवा दिए जाएंगे भाई। तो हेडिंग आप डाल लीजिए 1726 का चार्टर। 1726 का चार्टर, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश वाले साथी क्या लिखेंगे, द चार्टर ऑफ 1726 यानी कि 1726 का चार्टर है। ठीक है दोस्त, इसके तहत ना सबसे पहले आप लिख लीजिए 1726 का चार्टर एक्ट आया था। इसके तहत आप लिख लीजिए कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के गवर्नर एवं उसकी परिषद, जो कि तीनों जगह लागू कर दी गई थी ना, मैंने बताया आपको। परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। किसके तहत? 1726 के लेख के तहत। यानी कि आप सीधा सीधा लिखिए, इंग्लिश वाले साथ लिखेंगे गवर्नर एंड हिज काउंसिल, गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ, कहा, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, गोट दी राइट टू मेक लॉज। ठीक है, अभी तक ये अधिकार ना सिर्फ लंदन में जो स्थापित हुई थी ना, गवर्नर और उसकी परिषद, उसके पास था, लेकिन अब इनको भी दे दिया गया। इसके बाद क्या हुआ दोस्त, अब बात थोड़ी हिस्ट्री की है, लेकिन आप समझ लीजिएगा, समझना बहुत जरूरी है। जब 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है दोस्त, उसको पता है, उसके बाद में आपको बहुत तेजी से ना मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। बंगाल भी मुगलों का ही एक सूबा होता था, एक प्रांत होता था, आप सभी को पता है। जब मुगल शक्ति कमजोर होने लगी तो धीरे धीरे मुगलों के जो सारे के सारे सूबे थे, यानी कि उसके सूबेदार भी खुद को मुगलों से स्वतंत्र घोषित करने लगे। ऐसा ही बंगाल के साथ भी हुआ दोस्तों। बंगाल का सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर दिया और मुर्शिद कुली खान ही बंगाल का सबसे पहला नवाब कहलाया। लेकिन मुगल बादशाह जो फर्रुख शेर था उस टाइम, उसने अंग्रेजों से बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार की परमिशन ले ली। ठीक है, मुगल बादशाह फर्रुख शेर से अंग्रेजों ने क्या किया,
मुगल बादशाह फर्रुखसिंह से अंग्रेजों ने बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार की परमिशन ले ली थी। अब ये परमिशन कैसे ली, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। कहते हैं कि भाई मुगल जो फर्रुखसिंह थे मुगल बादशाह, उसके पैरों में एक बार खाला हो जाता है तो उसको कोई ठीक नहीं कर पाया, तो एक अंग्रेज सर्जन आता है जिसका नाम है दोस्तों विलियम हैमिल्टन। तो विलियम हैमिल्टन एक अंग्रेज सर्जन था। उसने क्या किया, उसने उसके चीरा लगा करके उसके फोड़े को ठीक कर दिया, और इस बात से खुश होकर क्या किया, फर्रुखसिंह ने बंगाल में उसको टैक्स फ्री व्यापार की क्या कर दी दोस्तों, उसको परमिशन दे दी। अब बंगाल में बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हो गया, विवाद शुरू हो गया। किसमें, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बीच में विवाद शुरू हो गया। विवाद क्यों शुरू हुआ दोस्तों, क्योंकि फर्रुखसिंह से टैक्स फ्री की परमिशन ले ली थी, लेकिन बंगाल का नवाब टैक्स की मांग कर रहा था। किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो नतीजा क्या रहता है, नतीजा आप सभी दोस्तों को पता है, नतीजा रहता है कि एक बहुत ही तगड़ा बैटल होता है, बहुत ही तगड़ा युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। क्या होता है, प्लासी का युद्ध। तो ये चीजें आपको यहाँ तक समझ आई होगी, प्लासी का युद्ध। हेडिंग डाल के आप थोड़ा सा पॉइंट ही लिखना है, हेडिंग नहीं डालनी है यहाँ पे। प्लासी का युद्ध या फिर बैटल ऑफ प्लासी। इंग्लिश वाले साथी क्या लिखेंगे, बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ था दोस्तों, आप सभी साथियों को पता है कब हुआ, 1757 में। ये 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। किन किन के बीच में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में हुआ भाई ये होता है रॉबर्ट क्लाइव, इसको इंग्लिश में भी आप रॉबर्ट क्लाइव ही लिखोगे भाई, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, सिराजुद्दौला। इंग्लिश वाले लिख लेंगे साथी, सिराजुद्दौला। ठीक है, इनके बीच में एक होता है बैटल ऑफ प्लासी होता है, जो 1757 में हुआ। अब रॉबर्ट क्लाइव कौन है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव है बंगाल का पहला गवर्नर, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, इनकी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। और सिराजुद्दौला कौन था, सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। तो इनके बीच में अभी हो गया क्लेश शुरू, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई, इनकी नवाब ऑफ बंगाल। तो भाई लड़ाई शुरू हो गई, तो दोस्तों क्या होता है इसमें, ये हरा देते हैं किसको, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की हार होती है, ये हार जाता है इस चीज में। अब ये आपको मेन मुद्दे वाली बात है कि ये क्यों लड़ा गया भाई, क्यों लड़ा। अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल के नवाब से राजस्व के अधिकार छीन लिए जाए, है ना। और इसमें सिराजुद्दौला को हराकर उनकी हत्या कर दी गई दोस्तों। इसके बाद एक निर्णायक मोड़ आया, कब, इससे चीजें शांत नहीं हुई, इसके बाद में एक और निर्णायक मोड़ आता है। निर्णायक मोड़ कब आता है, जब दूसरा युद्ध होता है दोस्तों। दूसरा युद्ध कौन सा, बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, आप सभी को पता भी होगा कौन सा होता है दोस्तों, हेडिंग डाल के आप लिख लीजिए थोड़े से पॉइंट, बक्सर का युद्ध। प्रॉपर तरीके से इनमें हिस्ट्री में पढ़ना होता है, बट इसमें आपको एक बेस, एक लिंक करके चीजें पढ़नी है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ दोस्त। ठीक है, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये चीजें आप लिख लीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1764 में। निर्णायक मोड़ आया जब जब युद्ध हुआ, कौन सा, बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए आप सारी की सारी चीजें। ठीक है, बक्सर के युद्ध, एक बार एक साइड तीन शक्तियां थी और एक साइड एक अलग शक्ति थी। तो तीन वाला आप लिखिए, सबसे पहले लिखिए आप नंबर एक में कौन थे, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये कौन थे, ये थे जी मुगल बादशाह। कौन थे, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में भी यही लिखेंगे ना भाई, शाह आलम सेकंड कौन थे, मुगल। ओके, सेकंड नंबर पे आती है, सेकंड नंबर पे कौन थे, सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं बोल रहा, सुजाउद्दौला बोल रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखना, इनका नाम थोड़ा सेम सेम है, कंफ्यूज करेंगे। सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला थे। सुजाउद्दौला कौन थे उस टाइम, अवध का नवाब था अभी, अवध का नवाब।
शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, इसको आप लिख लीजिए शुजाउ शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन था ये थे अवध का नवाब। ओके। और थर्ड पार्टी तीसरे कौन थे, तीसरे नंबर पे थे मीर कासिम। मीर कासिम। अब मीर कासिम महोदय कौन है, ये मीर कासिम थे बंगाल का पूर्व नवाब था, बंगाल का पूर्व नवाब। पहले ये नवाब था, इनको फिर इनके साथ एक घटना घटी तो मैं आपको बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इसको लिख लीजिए मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ये आ गया भाई, बंगाल का ये पूर्व नवाब था। ये तीन एक साइड थे, ये तीनों बंदे। ठीक है, और उधर किसकी सेना थी, इधर अंग्रेजों की सेना थी, यानी कि अंग्रेज थे। अभी अंग्रेज थे, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था अभी एक बंदा जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो बहुत ही खतरनाक आदमी था हेक्टर मुनरो। इंग्लिश में भी आप इसको हेक्टर मुनरो ही बोलोगे भाई, हेक्टर मुनरो। इसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया उस टाइम। और हुआ क्या भाई, इन्होंने जीत हासिल की, अंग्रेजों ने जीत हासिल की, हेक्टर मुनरो ने जीत हासिल की। और इस प्रकार क्या हुआ, ये तीनों की तीनों शक्तियां भी मिलकर हार जाती हैं किसमें, बक्सर के युद्ध में। दोस्तों यहाँ तक चीजें आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इस हार के बाद में दोस्तों क्या हुआ, इस हार के बाद 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है ना। 1765 में क्या होती है भाई, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें किस किस के बीच में होती है ये संधि, ये संधि होती है भी दो बंदों के बीच में। कौन सा, मुगल बादशाह जो कि अभी हारा था, मुगल बादशाह कौन, आपको पता ही है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड थे। और उधर अंग्रेजी का कौन, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में ये क्या होती है भाई, ये संधि होती है। और इस संधि के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल के अधिकार प्राप्त हो गए, और यहीं से कहानी पलट गई दोस्तों। अब क्या हुआ, अब रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन यानी कि डायरकी लगा दिया गया। अब ये डायरकी क्या है, द्वैध शासन क्या है, द्वैध शासन है कि मतलब अब बंगाल के लोगों को दो टैक्स देने होंगे दोस्तों। ठीक है, एक तो क्या होगा, डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, और दूसरा टैक्स वो वहां के जो स्थानीय दीवान है, वहां के स्थानीय जो दीवान है, उनको उन्होंने जी कौन उस उनको भी अंग्रेजी नियुक्त करते थे। यानी कि एक टैक्स तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली देंगे, और दूसरा जो इनके द्वारा एक दीवान नियुक्त किया जाता था उनको भी, यानी कि दो टैक्स देने पड़ेंगे अब वहां के निवासियों को। तो कहने का मतलब ये है कि वहां 1765 में जो बंगाल में लूट खसूट शुरू हो गई थी एक हिसाब से, है ना। ये बंगाल का द्वैध शासन 1765 से लेकर के 1772 तक चला दोस्तों। इन 7 सालों में ना बंगाल पूरी तरह से गरीब प्रांत बन गया। गरीब प्रांत इसको बना दिया गया कैसे, लूट लूट करके, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी में लूटमार इतनी बढ़ गई थी दोस्तों कि उसमें काम करने वाले जितने भी सारे कर्मचारी थे वो सारे के सारे अमीर हो गए थे। अभी तक ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन पहली बार ब्रिटिश सरकार को ये महसूस हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण की जरूरत है। अब ये ब्रिटिश सरकार को ही लगा कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो हमारी भारत में, उस पर थोड़ा हमें कंट्रोल करना चाहिए। इसी के कंट्रोल के लिए, इसी के लिए उन्होंने क्या किया, 1773 का एक क्या भेजा, रेगुलेटिंग एक्ट भेजा दोस्तों। ठीक है, तो आप पहली बात ये लिख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया, 1765 से लेकर के 1772 तक, 1772 तक क्या हुआ, बंगाल में द्वैध शासन रहा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन। ठीक है, लिखेंगे इसको डायरकी, डायरकी इन बंगाल। किसने लगाया था भाई रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी। ये कितने साल हो गए, इनकी 7 साल की अवधि है। इन 7 सालों में
भाई इतनी लूट खसोट होनी शुरू हो गई, तो इसको मतलब कि प्रॉपर तरीके से एक क्या कर दिया गया, एक वो टैग ही दे दिया गया, इसको बोला गया कि भाई भारत की लूट कहा जाने लगा, एक हिसाब से इसको इन 7 सालों को भारत की लूट कहा जाने लगा। अब क्या होता है, अब 1772 में भाई, अब 1772 में दोस्तों गवर्नर चेंज हो जाता है। अब 1772 में बंगाल का गवर्नर बनते हैं कौन, बंगाल का गवर्नर कौन बनता है, बंगाल के गवर्नर हैं जी वॉरेन हेस्टिंग। आपने इनका नाम भी अच्छी तरीके से सुना होगा, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने दो इंपॉर्टेंट काम किए दोस्तों। कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट काम थे, इसने दो इंपॉर्टेंट काम किए। सबसे पहला काम इसने क्या किया, इसने बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया। बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन का अंत किया, द्वैध शासन का अंत, बंगाल में इसने द्वैध शासन का अंत कर दिया। यानी कि आप लिखेंगे इंग्लिश वाले साथी, एवोल्यूशन ऑफ डायरकी, एवोल्यूशन ऑफ, क्या करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ डायरकी। बंगाल में द्वैध शासन लगाया किसने था, रॉबर्ट क्लाइव ने। अंत कब कर दिया, 1772 में किसने कर दिया, वॉरेन हेस्टिंग ने। दूसरा इसने इंपॉर्टेंट काम कौन सा किया था, दूसरा इसने क्या किया, 1772 में ही दोस्तों, 1772 में इसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक इसने क्या बनाया, नया पद बनाया भाई, नया पद बनाया। यानी कि आप लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एक नई इन्होंने क्या कर दी, पोस्ट बना दी, नई पोस्ट यानी कि डीसी की नई जो पोस्ट इन्होंने बना दी। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव है ना, रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। और घूसखोरी इतनी मतलब उसने की थी, इस चीज का उस पर टैग लगा और इससे अपमानित हुआ, उसको गिलानी फील होने लगी और उसने घूसखोरी से अपमानित होकर के क्या किया दोस्तों, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। एकमात्र गवर्नर है जिसने आत्महत्या की थी, वो कौन, रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ तक सभी दोस्तों को क्लियर है, एक बार कंफर्म करो। उसके बाद में शुरुआत होती है दोस्तों कंपनी के रूल की, यानी कि कंपनी के शासन की। तो अभी हम कंटिन्यू करें हैं आगे कंपनी का शासन। तो आप हेडिंग दोस्तों डाल सकते हैं, यानी कि या कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, यानी कि कंपनी रूल, जो कि मैंने आपको बताया कब से है, 1773 से शुरुआत होती है रियल में इसकी, और 1857 की जब तक क्रांति नहीं होती तब तक क्या रहता है, कंपनी रूल रहता है, यानी कंपनी का शासन रहता है। कंपनी रूल के ही अंडर में सबसे पहले क्या आते हैं, 1773 का 1773 का दोस्तों क्या आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे को यहाँ तक आप सभी दोस्तों को क्लियर है चीजें, ठीक है। चलो भाई, अब आप हेडिंग डाल लीजिए, कंपनी का शासन यानी कि कंपनी रूल के ही अंडर में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, यानी कि इंग्लिश वाले साथी क्या लिखेंगे, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हेडिंग होगी आपकी ये। तो दोस्तों देखो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसका एक जो एक बात बता देता हूँ कि इस समय ब्रिटेन का पीएम कौन थे, इसके दौरान भी ब्रिटेन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, लिख लीजिएगा आप। उस टाइम में ब्रिटेन के पीएम कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ, इनको क्या लिखोगे आप, लॉर्ड नॉर्थ,
ब्रिटेन के पीएम थे इस टाइम लॉर्ड नॉर्थ, यानी कि इंग्लिश में आप लिख लीजिए लॉर्ड नॉर्थ। इस टाइम ये ब्रिटेन के पीएम थे। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी दोस्तों, इनकी एक कमेटी थी। इसने क्या किया, एक कमेटी बनाई जिसका नाम था क्या, सीक्रेट कमेटी, यानी कि गुप्त समिति बोल सकते हो आप, गुप्त समिति। गुप्त समिति या इंग्लिश वाले दोस्त लिखेंगे सीक्रेट कमेटी। ठीक है, सीक्रेट कमेटी। इस सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर क्या आया, इस सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर अपना आया रेगुलेटिंग अधिनियम, यानी कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसी की सिफारिश पर आता है दोस्तों। तो इसके मेन उद्देश्य क्या थे, मेन एम क्या थे इसके आने के, वो चीजें आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, इसका जो उद्देश्य था, इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई, सबसे पहले आप लिखिए कि जो कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड में इसका कंट्रोल करना। सीधी से लिखिए के कार्यों को कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड में नियंत्रित करना, भारत और इंग्लैंड में नियंत्रित करना, इसका मेन उद्देश्य था, मेन कार्य था भी टू कंट्रोल, इंग्लिश वाले दोस्त लिखेंगे टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंड इंग्लैंड। कहां पर, इंडिया एंड इंग्लैंड बोथ। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा इसका मेन उद्देश्य, फटाफट सारे के सारे साथी नोट करेंगे। दूसरा इसका मेन उद्देश्य था कंपनी की कमियों को दूर करने, कंपनी की कमियों को दूर करने एवं उसमें सुधार करने के लिए। इन दो कारणों से दोस्तों ये आया, यानी कि एक तो इसमें क्या है भी कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड में नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा कंपनी के कार्यों को दूर करने के लिए। इसके तहत क्या क्या प्रावधान हुए, अभी वो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों। इसके तहत जो जो कार्य हुए, जो जो प्रावधान हुए, अभी तक एक गवर्नर और काउंसिल कलकत्ता में थी, एक गवर्नर और काउंसिल मद्रास में थी, एक गवर्नर और काउंसिल कहाँ थी, बम्बई में, यानी कि लंदन की तरह। लेकिन 1773 का ये जो रेगुलेटिंग अधिनियम आया था, 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम आया था, इसके तहत क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर था उसको शक्ति दी गई, कि उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया, और इसके अधीन अब क्या कर दिया, बंगाल के ही गवर्नर को, बंबई और मद्रास के गवर्नर को भी इसके अधीन कर दिया, है ना। इस कारण जिसे अभी तक बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा दोस्तों। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसके अंतर्गत जो प्रावधान हुए थे, क्या क्या इसके अंदर प्रावधान हुए, वो चीजें आप नोट कर लिए, यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस हुए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अंतर्गत, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम था, उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान हुए, क्या क्या इसके अंदर चेंज, इससे बदलाव हुए, वो चीजें आप नोट कीजिए। तो सबसे पहला आप क्या नोट करेंगे कि बंगाल के गवर्नर को क्या किया जाने लगा, अब बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो सीधे सीधे लिखिए आप, एज पर दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल now became गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, एज पर दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल नाउ बिकम
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। अभी इनको क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी कि आप कह सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बना था दोस्तों। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आई। बंगाल का अंतिम गवर्नर भी इसको बोल सकते हो भैया आप। बंगाल का अंतिम गवर्नर, कंफ्यूज मत हो जाना इन चीज में। यानी कि जब बंगाल का अंतिम गवर्नर है, इसी को तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया ना। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो भी वॉरेन हेस्टिंग की ही बात करेंगे दोस्तों। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल बन चुके थे वॉरेन हेस्टिंग, इसको सलाह देने के लिए क्या बनाएगी? एक परिषद बनाएगी भी। ठीक है, एक परिषद बनाएगी। एक परिषद बनाएगी यानी कि एक काउंसिल बनाएगी दोस्तों। इस काउंसिल में कितने सदस्य होते थे? इस काउंसिल में कितने होते थे? 4 सदस्य होते थे, 4 मेंबर्स होते थे। 4 सदस्य होते थे, 4 मेंबर्स होते थे। इन मेंबर्स का नाम आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे हैं ये। तो उसमें सदस्य के जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स के एक एक के नाम आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत ही। जो दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल पे नए हो ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आपका पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। तो 4 सदस्य कौन थे वो? 4 सदस्य, 4 सदस्य यानी 4 मेंबर्स कौन थे? जिसमें आप सबसे पहले नोट कर लेंगे क्या? फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस। इंग्लिश में भी सेम ही नाम है भाई इनका, फिलिप क्या? फ्रांसिस। इंग्लिश वाले साथी इसको नोट कर लीजिए। दूसरा बंदा कौन था? दूसरा बंदा था क्लेवरिंग। क्लेवरिंग। ठीक है, और तीसरा बंदा था भाई कौन? मानसन। इसको आप इंग्लिश में मानसन लिख सकते हो। ये आपके ऑप्शन में दिखेंगे ना, आप इनको इजीली टिक कर सकोगे। बड़े बड़े नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा बंदा था बारवेल, यानी कि बारबेल आप लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा प्रावधान इसमें इंपॉर्टेंट था, वो क्या दिया गया था? इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम? 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम है, इसके तहत क्या हुआ दोस्तों? 1774 में एक क्या किया? कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों एक स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यानी कि आप लिखिए इन 1774 ए सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट इन कहा? कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत, जो भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट माना जाता है दोस्तों। इसमें नियुक्ति की गई 4 न्यायाधीशों की। 4 न्यायाधीशों की इसमें नियुक्ति की गई थी। 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 4 जजेस कौन थे? एक था इनमें चीफ जस्टिस, यानी कि एक इसमें चीफ जस्टिस है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश इसमें एक थे। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश इसमें अपने लॉर्ड एलिजा इम्पे, नाम सुना होगा। यानी कि चीफ जस्टिस जो थे, चीफ जस्टिस इसमें है कौन? लॉर्ड एलिजा और लॉर्ड एलिजा इम्पे। ये काफी एग्जाम्स में पूछा गया है भाई। 1773 के जो पहले जो अपना सुप्रीम कोर्ट था, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एलिजा इम्पा। 3 जो अदर थे उनके भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 जो अन्य थे उनके नाम भी आप नोट कीजिए। 3 अदर में कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं लॉर्ड हाइड। लॉर्ड हाइड, तो इंग्लिश में भी इनको
लॉर्ड हाइडी लिखेंगे भाई, नाम तो नाम ही होता है दोस्तों। सेकंड नंबर पे आते हैं कौन अपना, लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड चैम्बर्स, जो कि इंग्लिश में भी लॉर्ड चैम्बर्स ही लिखा जाएगा। और थर्ड पर्सन थे अपने, तीसरे थे लॉर्ड लिमेस्टर, यानी कि इंग्लिश में आप लॉर्ड लिमेस्टर्स, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। दो चीजें क्लियर हुई आपको। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट प्रावधान क्या हुआ, तीसरा इसमें हुआ था 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम था, इसके तहत ही क्या हुआ, बिना बिना लाइसेंस के क्या किया, बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। बिना लाइसेंस के व्यापार पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि ट्रेड विदाउट लाइसेंस क्या कर दिया, ट्रेड विदाउट लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस वाज प्रोहिबिटेड, यानी कि बिना लाइसेंस के व्यापार पर क्या कर दिया, अभी प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, चौथे नंबर पर इसमें क्या है, 1773 के रेगुलेटिव अधिनियम के तहत ही कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारियों पर, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं ले सकते आप, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ऑफ कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी वर प्रोहिबिटेड टू टेक गिफ्ट्स। ऐसा करते अगर कोई पाया जाता है, कोई गिफ्ट वगैरह लेते हुए पाया जाता है, तो भाई इसको भी प्रॉपर तरीके से रिश्वत ही समझा जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको क्लियर है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इससे क्या होता है, 1857 से 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1857 की क्रांति से पहले जितने भी एक्ट आते हैं, उनकी हम नेक्स्ट क्लासेज में चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर 1857 के बाद में क्राउन रूल की शुरुआत होती है और 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही, कल यहीं से शुरू करेंगे दोस्तों। आज का ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट आपका हो चुका है। मेरे हिसाब से अपनी जो चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ रही है दोस्त, ठीक है भाई। दूसरी बात ये कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल का नाम है BS स्टडी हब, ये आप सर्च भी कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप दोस्त ज्वाइन करते हो, ठीक है। आपकी एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी। पॉलिटी के आपके क्वेश्चन किसी प्रकार से गलत नहीं होने चाहिए। पर हाँ, दूसरी बात, अभी फैक्ट वाली चीजें ना भाई, फैक्ट वाली चीजें पूछनी इन्होंने क्या कर दी है, बंद कर दी है। पहले क्या होता था, आप पीछे के PYQ करके जाओ, आपके फटाफट क्या हो जाते थे, क्वेश्चन टिक हो जाते हैं। लेकिन अभी चीजें आप बदल रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बदलते टाइम के साथ अपने आप को अपडेट करना, अदरवाइज पीछे रह जाएंगे चीजों से। किसी प्रकार का हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स बस ये है कि आप क्लास प्रॉपर तरीके से देखो और उसके बाद में आपको जो नोट्स प्रोवाइड मैं करूंगा वो चीजें समझ आ जाएगी। तो एक बार ये चीजें करके देखना, ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा। ख्याल रखना अपना, कल मिलते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही भाई, कल यहीं से शुरू करेंगे, उसके बाद में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उससे लेकर के 1857 से क्रांति से पहले जितने भी एक्ट आए उनको हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। और फिर 1857 के बाद में जो क्राउन रूल की शुरुआत हो जाती है, जो 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक पहुंचेंगे हम धीरे धीरे, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। ख्याल रखना अपना, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय शिव शंभू। चैनल पर अगर नए आए हो दोस्त, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ख्याल रखना अपना, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।